आज से स्टार्ट करेंगे हम आंसिबल। सो आंसिबल बेसिकली क्या है, अगर गूगल पे जाके आप सर्च करोगे आंसिबल तो गूगल की डेफिनेशन देखते हैं। आंसिबल इज एन ओपन सोर्स आईटी ऑटोमेशन इंजन दैट हैंडल्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड क्लाउड प्रोविजनिंग, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली आंसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल जिसे हम बोलते हैं सीएम। ठीक है ना, यहां से मैं नोटपैड ले लेता हूं और आंसिबल के बारे में हम बात करेंगे। सो आंसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है ना, सीएम का मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। सो एंसिबल क्या है, एक ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, अब अज्यूम कीजिए, अज्यूम यू हैव 500 या 5000 सर्वर इन योर क्लस्टर, या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है ना, आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हो उसके अंदर कितने सर्वर जुड़े हुए हैं, उसके अंदर कितने वो जुड़े हुए हैं, 5000 सर्वर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली क्या है, 5000 इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्हीं सर्वर पे आपको, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 5000 सर्वर है और आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, टू एडिट इट्स टू एडिट सम फाइल्स। ठीक है, जैसे आपके पास एक एक अपाचे इंस्टॉल्ड है, वेब सर्वर, या आपके पास एनजीनिक्स इंस्टॉल्ड है। आपको इन 5000 सर्वर पर जो आपके पास क्लस्टर में ऐड है, उन 5000 पर आपको क्या इंस्टॉल करना है, एनजीनिक्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो बेसिकली वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, आंसिबल पे कर सकते हो। या 5000 सर्वर पे एनजीनिक्स इंस्टॉल्ड है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो, फिर आंसिबल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर मुझे अगर इंस्टॉल करना है तो वो तो मैं क्यूबरनेटिस से भी कर सकता हूं, मगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उस फाइल को खोल के मुझे किसी लाइन पर जाके कोई चीजें चेंजेस करनी है तो वो क्यूबरनेटिस नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुझे प्रॉपर क्या यूज करना पड़ेगा, एक एक टूल यूज करना पड़ेगा, मुझे एक सीएम टूल यूज करना पड़ेगा, मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करना पड़ेगा जिसका नाम आंसिबल। अब मार्केट में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के लिए चल रहा है कंपटीशन, आंसिबल वर्सेस शेफ वर्सेस पपेट। ये तीन दिग्गज इंटरनेट पर ये टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहां से मैं देख लेता हूं, यहां से मैं थोड़ा साइज लार्ज कर लेता हूं और फिर मैं आपको इसका कंपैरिजन बताऊंगा कि भाई मैं आपको आंसिबल ही क्यों सिखा रहा हूं और उसका रीजन। ठीक है ना, तो आंसिबल ये है हमारे पास, पपेट, शेफ और आंसिबल। ठीक है, सो आंसिबल, पपेट और शेफ ये तीनों किस टाइप के टूल है, दीज आर सीएम टूल्स, जिसमें से हम किसको पढ़ेंगे, आप आंसिबल को पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहां से मैं इस एक इमेज को ले लेता हूं। ठीक है, इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। आंसिबल जो है वो एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, मतलब आंसिबल पे काम करने के लिए उन 5000 सर्वर में जा जाके आपको एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पपेट जो सॉफ्टवेयर है, आपके सारे 5000 सर्वर में आपको एजेंट इंस्टॉल भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इसमें दोनों तरीके। शेफ जो है वो एजेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है ना, तो शेफ, अगर आपको शेफ पे काम करना है तो आपको उन 5000 सर्वर में जाके, अंदर जाके आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको एक एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आप अभी ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग सीख के आए हो तो आपको पता है कि एजेंट बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है
एजेंट के बारे में हमने पढ़ा, नोड एक्सपोर्टर एक एजेंट है। आपने और पढ़ा प्रॉम्पटेल पढ़ा आपने, प्रॉम्पटेल एक एजेंट है। उन एजेंट को हमें अपने मशीन्स में इंस्टॉल करना पड़ता है। आप आंसिबल अगर आप यूज करोगे तो आपको एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो आंसिबल क्या यूज करता है? आंसिबल एसएसएच कनेक्शन यूज करता है। एसएसएच क्या है? एसएसएच एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप रिमोट सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो। ये मैंने आपको लाइनक्स फंडामेंटल की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में ही सिखा चुका हूं। एसएसएच इज अ प्रोटोकॉल which is used to connect with a remote server and its port number is port number 22। तो पोर्ट नंबर 22 जो है वो किस प्रोटोकॉल का है? एसएसएच का है। और आंसिबल इसी एसएसएच प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है 5000 सर्वर के साथ कनेक्ट होने में। आंसिबल उन 5000 सर्वर को कनेक्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? एचटीटीपी का यूज करता है क्या? नहीं। एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 का यूज करता है क्या? नहीं। HTTPS का यूज करता है? नहीं। ये सिर्फ यूज करता है पोर्ट नंबर 22, दैट इज SSH। समझ में आ गया? इसमें कोई ओवरहेड नहीं है, ठीक है ना। ओवरहेड नहीं है मतलब अगर कोई एजेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है तो हमारे लिए टेंशन है। क्या टेंशन है? ओवरहेड है ना हमारे लिए। और समस्या है कि भैया उन 5000 सर्वर में जा जाके पहले तो तुम क्या इंस्टॉल करो, उस एजेंट को इंस्टॉल करो, तब जाके तो तुम सीएम टूल पे काम कर पाओगे। इसमें आंसिबल में ऐसी कोई हेडक ही नहीं है। आंसिबल आपको अगर आपके पास एसएसएच है रिमोट सर्वर पे कनेक्टिविटी तो आप डायरेक्ट उन 5000 सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसिबल का टूल है। सो यहां पर अब मार्केट में थोड़ा सा मैं गूगल ट्रेंड स्टार्ट कर लेता हूं। गूगल ट्रेंड्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें मार्केट में कौन सा टूल पॉपुलर चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका पूरा ग्राफ बता देगा। तो एज अ डेवऑप इंजीनियर मुझे डिसाइड करना है कि यार मुझे इन तीनों टूल में से अभी मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए आप क्या रिसर्च कर सकते हो? गूगल ट्रेंड पे रिसर्च कर सकते हो। मैंने पहले लिखा आंसिबल, ठीक है ना। आंसिबल ये एक सॉफ्टवेयर को मैंने सर्च कर लिया। दूसरा मैं लिखूंगा पपेट, पपेट 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 सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। पपेट क्या है? ये सॉफ्टवेयर, ये पपेट। और तीसरा क्या है? शेफ। शेफ तो शेफ में हम क्या यूज करेंगे? शेफ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब यहां पर हम गए और इसका पूरी दुनिया भर से हम इसका डाटा देखेंगे वर्ल्ड वाइड, और 24 घंटे का देखेंगे कि 2004 से जब से मैं ये इनके पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देखो ये नीले कलर का ग्राफ जिसका भी है, सीधी सी बात है वो मार्केट में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। ये नीले कलर का ग्राफ किसका है? आंसिबल का। तो सन 2004 से लेके 2026 तक अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल अगर जो मार्केट में सबसे ज्यादा छाया हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो कौन सा है? आंसिबल। तो अभी आप डेवऑप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा टूल सीखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि जिसका ट्रेंड ही नहीं है? बताओ। जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है उसी टूल को सीखने में हमें फायदा है, क्योंकि जिस भी कंपनी में जाऊंगा 101% उनमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज कर रहे होंगे? वो आंसिबल ही यूज कर रहे होंगे। तो आप देखो आंसिबल मार्केट में कितना पॉपुलर है। और इसका रीजन भी यही है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि आंसिबल के अंदर आंसिबल एसएसएच को यूज करता है और ये एजेंट लेस है। यही इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है ना। एडिशनल ओवरहेड नहीं है, एजेंट इंस्टॉल करने का ओवरहेड हमारे पास नहीं है। तो इसके अंदर मैंने आपको इसके थ्रू बता दिया है, यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहां से मैंने इसको ओपन किया, यहां से भी मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन कर लेते हैं, इमेजेस को हम चेक करेंगे वन बाय वन, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर हम इसके आर्टिकल्स पढ़ते हैं बेसिकली। तो आंसिबल क्या है? एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ओपन सोर्स का मतलब आंसिबल को इस्तेमाल करने का एक भी पैसा किसी को भी देने की जरूरत नहीं। तो भाई वो चाहे हम हो या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, पैसा सब कुछ सबको ही बचाना चाहता है। तो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज कंपनी ऐसे टूल्स को यूज करती है जो कि क्या हो? ओपन सोर्स हो, जो कि फ्री हो, जिसको यूज करने का पैसा नहीं लगता है,
ठीक है ना। तो ये नंबर 1 चॉइस आंसिबल की यही रीजन है कि सबसे पहली बात तो ये ओपन सोर्स है, दूसरी बात ये एजेंटलेस है। इसका मतलब इसको इस पे काम करने के लिए हमें कोई एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ये इंटरनल कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, एसएसएच यूज करता है, जिसका पोर्ट नंबर 22 है। ठीक है ना, ये सबसे इसके बड़े एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना। सो Ansible इज एन ओपन सोर्स आईटी ऑटोमेशन इंजन दैट हैंडल्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्लाउड प्रोविजनिंग। अब Ansible के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लाउड को भी प्रोविजन कर सकते हो, आप ऑन डिमांड सर्वर भी बना सकते हो। जैसे टेराफॉर्म का काम क्या है, क्लाउड को प्रोविजन करना, सर्वर्स बनाना, उसी तरीके से Ansible के थ्रू भी ये कर सकते हो। मगर Ansible का मेन काम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का है। ठीक है ना, तो हम इसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। Ansible के थ्रू आप एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है ना, Ansible के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना है तो वो आप बोलोगे कि उस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल किया या उस सॉफ्टवेयर को मैंने डिप्लॉय किया। वो सॉफ्टवेयर आपका वेब सर्वर हो सकता है, अपाचे हो जाए या इंजीनिक्स हो जाए, ये आपके क्या हो गए, वेब सर्वर हो गए। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको इंस्टॉल करना है मल्टीपल सर्वर पर, और सर्वर कोई 1 2 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 5-5 हजार सर्वर पर अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इजीली आप किसके थ्रू कर सकते हो, आप Ansible कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के साथ उस पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो दो बातें हैं, या तो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूं या सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है। तो इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर सकते हो और एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब अगर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो एप्लीकेशन डिप्लॉय तो हम क्यूबरनेटिस के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है ना, अभी हम जस्ट क्यूबरनेटिस पढ़ के आए हैं, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल अगर करनी है सर तो मैं तो पॉड के थ्रू भी कर सकता हूं, मगर एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना है तो वो मैं क्यूबरनेटिस से नहीं कर सकता हूं। मुझे एक प्रॉपर क्या चाहिए, एक टूल चाहिए जिसके थ्रू मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। ये पूरी बातें हैं। इट अलाउज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। ये क्या Ansible हमें क्या मदद करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को, जो लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डेवॉप इंजीनियर है, उनको क्या मदद करता है, आपके जो रिपीटेटिव काम हो रहे हैं, बार बार हमें अलग अलग सर्वर पे करना पड़ रहा है, मुझे अपाचे इस सर्वर पे भी इंस्टॉल करना है, इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, 5000 पर मुझे एक ही काम बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो आप रिपीटेटिव काम को किसके थ्रू मैनेज कर सकते हो, Ansible के थ्रू कर सकते हो। क्योंकि अपाचे जो जो काम आप एक मशीन पे कर रहे हो वही काम आपको 5000 सर्वर पे बार बार करना है, रिपीटेटिव नेचर हो गया। तो एज अ डेवॉप इंजीनियर अगर कोई रिपीटेटिव टास्क है तो उसको आप कैसे कैसे अचीव कर सकते हो, Ansible के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। मैनेज एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड विदाउट रिक्वायरिंग एजेंट टू बी इंस्टॉल ऑन द टारगेट नोड्स। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई Ansible सर एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। Ansible पे काम करने के लिए जो टारगेट नोड्स है उस पे मुझे जा जाके अलग अलग से क्या नहीं इंस्टॉल करना, क्या जरूरत नहीं है, मुझे अलग अलग से मुझे एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब इनके हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। Ansible के अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है आपका प्लेबुक का। तो प्लेबुक क्या है, प्लेबुक एक प्रकार की यामल फाइल, क्यूबरनेटिस के अंदर आप यामल फाइल बनाते हो, वही यामल फाइल Ansible में भी बनेगी, मगर उनको वहां पर आप यामल फाइल्स नहीं बोलते हुए आप प्लेबुक बोलोगे, जहां पर आप Ansible के कॉन्फ़िगरेशंस इंस्ट्रक्शंस लिखोगे। Ansible के जितने भी इंस्ट्रक्शन है मैं यामल में लिखूंगा और उस यामल को मैं फिर यामल नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा प्लेबुक। सो व्हाट इज अ प्लेबुक, प्लेबुक इज अ यामल फाइल फॉर Ansible। सिंपल बात, नो बकवास, सिंपल डेफिनेशन में सीधा सट जवाब देना है कि भाई प्लेबुक क्या है। सर प्लेबुक एक यामल फाइल है जो कि Ansible की यामल फाइल है, Ansible उस यामल फाइल को पढ़ता है और उस हिसाब से काम करता है। अब क्या काम करता है वो हम बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। सो ये सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। एजेंटलेस, ये मैंने बात कर लिया कि Ansible एजेंटलेस सॉफ्टवेयर है, एजेंटलेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। और इन्वेंटरीज, Ansible के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हमें जितने भी सर्वर के साथ जुड़ना है या कनेक्ट होना है उन सबके आईपी एड्रेसेस वहां लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना। और वो इन्वेंटरी फाइल एक इनी फाइल होगी, डॉट इनी फाइल होगी। ठीक है ना। तो Ansible में दो टाइप की फाइलें बनेगी,
अगर आप Ansible पे काम कर रहे हो तो पहली टाइप की फाइल बनेगी YAML फाइल, जिसे आप बोलोगे क्या, प्लेबुक। और दूसरी टाइप की फाइल बनेगी .ini फाइल, मतलब एक्सटेंशन क्या होगा उस फाइल का, ini, और वो बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेंटरी फाइल। तो इस इन्वेंटरी फाइल के अंदर जितने भी 5000 सर्वर्स हैं आपके, जितने भी 5000 सर्वर्स हैं, वी नीड टू स्टोर इट्स आईपी एड्रेस। तो भाई कितने सर्वर के साथ आपको जुड़ना है, कनेक्ट होना है, उन सब की आईपी एड्रेसेस आपको एक फाइल में डालनी पड़ेगी, जिसे आप इनी फाइल बोलेंगे, है ना। सो ये इन्वेंटरी फाइल कहलाती है। तो ये टेक्निकल टर्म्स है। व्हाट इज अ प्लेबुक? प्लेबुक इज बेसिकली YAML files of the Ansible YAML files where the Ansible instructions are written, and according to that Ansible works. And how many servers you want to connect, how many servers Ansible should connect to, it should be written in a file whose extension is .ini, and that file is called inventory file. तो इन्वेंटरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .ini, और उसके अंदर बेसिकली क्या होगी, जितने भी सर्वर जिनके साथ आपको जुड़ना है उनके होंगे आईपी एड्रेसेस, ठीक है ना। तो आपके पास यहां पर Ansible है, आपके Ansible है, और आपको जुड़ना है किसके साथ में, आपको सर्वर 1 के साथ जुड़ना है। तो प्रोटोकॉल आपको क्या यूज करना पड़ेगा, SSH पोर्ट नंबर 22, ठीक है ना। फिर Ansible के साथ आपको एक और के साथ जुड़ना है, उसी Ansible के साथ आपको फिर दूसरे सर्वर से जुड़ना है, फिर उसी Ansible से आपको दूसरे सर्वर के साथ जुड़ना है, तो वो भी कौन सा पोर्ट नंबर यूज करेगा, वो भी SSH यूज करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली Ansible हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जो कि ओपन सोर्स है, जो कि SSH प्रोटोकॉल यूज करेगा पोर्ट नंबर 22, और जो कि मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा। ऐसे में कितने सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, मल्टीपल सर्वर, ठीक है ना, सर्वर्स, मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है ना। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने चैट स्टार्ट किया और मैं अपना टर्मिनल ले लेता हूँ, CMD स्टार्ट किया, और मुझे Ansible पर प्रैक्टिस करनी है। तो भाई मैं कैसे करूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे, भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो इतने सारे सर्वर खरीद नहीं सकता हूँ। एक एक सर्वर आप खरीदोगे तो 1000 रुपए पर मंथ का तो सर्वर ही है। तो आपने 10 सर्वर भी खरीद लिए, 10,000 रुपए तो आपके सर्वर के आ गए, फिर आप Ansible की प्रैक्टिस करोगे क्या, नहीं। हमें कुछ एक सिमुलेशन तैयार करना पड़ेगा, हमें एक छोटी सी लैब तैयार करनी पड़ेगी जिसमें हम फेक सिमुलेशन करवाएंगे, फेक सर्वर क्रिएट करेंगे। हम क्या क्रिएट करेंगे, फेक सर्वर। जैसे क्यूबरनेटिस हमने पूरा सीख लिया, अब क्यूबरनेटिस पे तो तभी काम कर पाओगे जब आपके पास मल्टीपल कंट्रोल प्लेन हो और मल्टीपल वर्कर नोड्स हो। फिर भी उसको हमने K3D से सीख लिया। तो यहां पर हमें बेसिकली Ansible हमें सीखना है, तो हमें क्या चाहिए, मल्टीपल सर्वर्स चाहिए। अब ये मल्टीपल सर्वर हम खरीदे या कुछ सिम्युलेट करें, बताओ, सिम्युलेट करेंगे। सो यहां पर मैं चैट जीपीटी पे गया, आई वॉन्ट to learn Ansible and I want to simulate fake servers, ठीक है ना। तो मुझे Ansible सीखना है, बट दिक्कत क्या है भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सर्वर खरीद नहीं सकता हूँ, मैं मल्टीपल सर्वर खरीद नहीं सकता हूँ। तो मुझे तुम कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मैं Ansible सीख भी जाऊं और मैं कुछ फेक सर्वर पे काम कर सकूं। तो ये जीपीटी आपको तरीका बताएगा कि सबसे बढ़िया तरीका तो आप डॉकर कंटेनर आप ले सकते हो, आप डॉकर कंटेनर को ही फेक सर्वर मान सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या क्रिएट करना है, फेक सर्वर्स क्रिएट करने, वो फेक सर्वर्स ही आपके क्या होंगे, मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स। तो मेरा सर्वर 1 कौन होगा, मेरा कंटेनर नंबर 1, मेरा सर्वर 2 मेरा क्या होगा, कंटेनर नंबर 2। ऐसे मैं मल्टीपल सर्वर को सिमुलेट कर सकता हूं, क्योंकि कंटेनर खुद एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जब आप नया सर्वर खरीदते हो तब भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है उसके अंदर। तो कंटेनर के अंदर भी मेरे पास क्या अवेलेबल है, लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो मैं मल्टीपल कंटेनर बना लूंगा और उन्हीं को मैं क्या मान के चलूंगा, ये मेरे सारे क्या है, रियल सर्वर है, मान के चलेंगे अपन, ठीक है ना। क्योंकि रियल अभी हमारे पास कोई रियल सर्वर है नहीं कि मैं आंसिबल उन रियल सर्वर पे अपन काम करने लग जाए, तो अपने को टोटल सिमुलेशन करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर इजीएस्ट मेथड, तो ये क्या बता रहा है कि अगर आप रियल सर्वर नहीं खरीद सकते हो तो आप सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए है डॉकर को ही मान के चलो कि डॉकर कंटेनर ही आपके लिए क्या है, फेक सर्वर है। सो यहां पर ही आपको पूरा तरीका बता रहा है, ठीक है ना, यहां पर आपको पूरा तरीका बता रहा है और हम यहां पर अपने फेक सर्वर यहां पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं WSL में गया, WSL-L, सबसे पहले WSL-L-V किया मैंने, WSL-D12-U और एज अ रूट में मैं लॉगिन कर रहा हूं, एज अ रूट में मैं लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है। आज की डेट का फोल्डर बना लेते हैं, MNT, D ड्राइव, DevOps और MKDIR में 22 या में 21_2026 का फोल्डर बनाया और डेट वाइज काम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब सबसे पहला काम, आपको आंसिबल सीखना है, तो आपको आंसिबल सीखने के लिए या तो आप रियल सर्वर बाय करो या आप डॉकर के थ्रू काम कर सकते हो। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई, आपके इस WSL के अंदर डॉकर होना चाहिए। तो मैं डॉकर पता कर लेता हूँ, डॉकर वर्जन मैंने किया, मेरे पास ऑलरेडी डॉकर इंजन है, तो मैं डॉकर पे काम कर सकता हूँ। यहाँ डॉकर पर मैंने काम किया, डॉकर PS-A किया मैंने, तो मेरे पास कुछ डॉकर कंटेनर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, मेरे पास कुछ डॉकर कंटेनर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये यहाँ से मैं इन डॉकर कंटेनर RM-F और इन सारे कंटेनर्स को मैं डिलीट कर लूँ, node1 स्पेस node2 स्पेस node3 स्पेस node4, ठीक है ना। तो कुछ मेरे जो कंटेनर है उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये सारे कंटेनर मेरे रिमूव हो गए हैं। अब मैं डॉकर चेक कर लेता हूँ, डॉकर कंटेनर PS-A, तो मेरे पास एक भी कंटेनर अब नहीं है। अब मैं अपने कंटेनर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी एक लैब बना लो, तो मैंने अपनी डेट वाइज फोल्डर बना लिया है। फिर ये आपसे बोल रहा है कि आप एक YAML फाइल बना के उसके अंदर अलग अलग सर्वर्स का आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग सर्वर का आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। Ubuntu 22 और एक में रॉकी लाइनेक्स ले लिया, तो अभी यूं मान के चलते हैं कि हमें सारे ही एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमें लेके चलना पड़ेगा। सो मैंने विम किया docker-compose.yaml, docker-compose.yaml, ये मैंने किया और यहाँ पर मैं कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक कंपोज फाइल बनाई, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अब मेरी ये शर्त है कि भाई जितने भी सर्वर है उनपे क्या होना चाहिए, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो इसने जीपीटी ने क्या ले लिया, इसने तीसरा एक थोड़ा अलग से ले लिया, तो मैं इसको भी उबंटू का ही लेके चलूंगा। अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो मैं प्रॉपर वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो दिक्कत ये आ जाएगी कि किसी में एपीटी पैकेज मैनेजर चल रहा है और किसी में एपीटी नहीं चल रहा है, किसी में स्नैप चल रहा है या यम चल रहा है। यम पता है ना, एपीटी, स्नैप, यम, दीज आर लाइनक्स पैकेज मैनेजर। अगर मैं रॉकी ले लूंगा तो एपीटी उधर चलेगा नहीं, उधर यम चलेगा। तो अपने को अभी सिमुलेशन के टाइम पे सारे वो जितने भी कंटेनर आप ले रहे हो इनको मान के चलना है कि ये हमारे सर्वर है और इन सारे सर्वर पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए कि सेम होने चाहिए। अगर सेम होगा तो कंसिस्टेंट होगा। आंसिबल से आपने कमांड चलाई एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स, तो वो कुछ सर्वर पर चलेगा, कुछ पे नहीं चलेगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होंगे। अगर सभी सर्वर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो जो पैकेज मैनेजर आप आंसिबल से चलाओगे वो सभी पे चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए वो इसने जीपीटी ने क्या गलती करी, इसने यहाँ रॉकी ले लिया, रॉकी लाइनेक्स ले लिया। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो हम सुधार देंगे उसको, ठीक है ना। तो मैंने 3 सर्वर बनाए और तीनों पे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू 22.04, ठीक है ना। ये एस्केप कॉलन W क्यों इंटर किया। अब मैं कर लेता हूं डॉकर कंपोज वर्जन। तो देखो डॉकर कंपोज वर्जन आ रहा है मेरे पास। तो आंसिबल पे काम करने के लिए अभी सिमुलेशन में आपके पास आपकी मशीन में डॉकर भी होना चाहिए और डॉकर कंपोज भी होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमें पता है इंस्टॉल। सो डॉकर कंपोज -f और डॉकर कंपोज YAML, ये मैंने किया। डॉकर कंपोज
और यहां पर लास्ट में अप डैश डी डैश डैश बिल्ड। ठीक है ना, ये कमांड मैंने आपको बता रखी है, डॉकर कंपोज डैश एफ अप डैश डी। डी का मतलब डिटैच्ड मोड, अप मतलब कंटेनर चालू करना है, और डैश डैश बिल्ड तब लगाना है जब आपके पास डॉकर फाइल हो। तो ये हमारे पास तो डॉकर फाइल है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट बिल्ड कर लूंगा। ये देखो ये बिल्ड हो गया। अब यहां से मैं डॉकर कंटेनर पीएस डैश ए किया मैंने, ये मेरे 3 सर्वर, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 तीनों किस स्टेट में आ चुके हैं, अप स्टेट में आ चुके हैं। अब मेरे मशीन में आंसिबल भी इंस्टॉल होना चाहिए, तो यहां पर आंसिबल मैंने लिखा, और आंसिबल मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए मैं यहां से आंसिबल इंस्टॉल करना है सबसे पहले, ठीक है ना। सो यहां पर आंसिबल हम इंस्टॉल करेंगे, आंसिबल इंस्टॉल करेंगे हम यहां पर, ठीक है। आंसिबल हमें अपने होस्ट मशीन पर, ठीक है ना, यहाँ डॉकर पीएस डैश ए किया, ये सारे कंटेनर मेरे लिए क्या होंगे, मेरे सर्वर, और इन सर्वर से मुझे कनेक्ट करना है, किससे, आंसिबल से। आंसिबल होना कहां चाहिए, यहां पर होना चाहिए होस्ट मशीन पर। सो इस होस्ट मशीन पे मैं आंसिबल इंस्टॉल करूंगा, तो इंस्टॉल आंसिबल, ठीक है, sudo apt इंस्टॉल डैश वाई आंसिबल और ssh पास। तो ये 2 कमांड से मैं अपने मशीन में क्या इंस्टॉल कर रहा हूं, आंसिबल, आंसिबल और ssh पासवर्ड में यूज कर रहा हूं। ये दोनों टूल मैंने अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लिए। अब आंसिबल डैश डैश वर्जन, तो आप देखो मैंने आंसिबल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर लिया, 2.20, ठीक है ना। तो आप यहां पर आप गिटहब पर जाओ, गिटहब आंसिबल, आप लिखो गिटहब आंसिबल लिखो, और इसका अभी इंटरनेट पर कौन सा वर्जन चल रहा है ये देख लेते हैं। आंसिबल का वर्जन चल रहा है अभी 2.21.0, तो यहां पर अभी जो हमने इंस्टॉल किया है 2.20.1, तो लगभग एक आध पैच पीछे ही चल रहा है। तो आपने आंसिबल इंस्टॉल किया, अब इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उन सारे फेक सर्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, उन सारे फेक सर्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। यहां पर हमने देख लिया, ये हुआ, स्टार्ट कर दिया हमने, और हमारे सारे फेक सर्वर चल रहे हैं। तो यहां से हम गए डॉकर पीएस डैश ए, मेरे सारे फेक सर्वर चल रहे हैं। अब क्या करना है हमें एसएसएच इंस्टॉल करना पड़ेगा इन कंटेनर्स के अंदर, इन कंटेनर्स के अंदर जाके मुझे एसएसएच इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी ये एसएसएच मुझे इंस्टॉल करना पड़ रहा है क्योंकि फेक सर्वर है। जब आप रियल सर्वर बाय करोगे उसमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी कि डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट मिलेगा आपको, है ना। तो फिर भी मैं सर्वर के अंदर जाता हूं, कंटेनर के अंदर जाने के लिए डॉकर exec डैश IT, कंटेनर का नाम सर्वर 1 और लास्ट में शेल, ये मैंने किया। अब यहां पर मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूं। अब मैं यहां पर सर्विस स्टेटस और SSHD या सर्विस SSHD स्टेटस, तो ये बता रहा है कि अनरिकॉग्नाइज्ड। SSH नाम की कोई कमांड नहीं है, इसलिए मैं यहां पर क्या इंस्टॉल करूंगा, SSH को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। SSH सर्वर को, ओपन SSH सर्वर को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि मैं होस्ट से उन कंटेनर को एक्सेस कर पाऊं, ठीक है ना। रियल में क्या होगा, होस्ट से हम किनको एक्सेस करेंगे, रियल सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो ये सारा हमने यहाँ पर दिया, और हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में ये स्ट्रीम एडिटर के थ्रू अपनी SSH कॉन्फ़िग के अंदर हम करेंगे ताकि इसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर हम गए और इसको मैंने इंस्टॉल किया। ये मैं यहां से इंस्टॉल करता हूं, तो ओपन एसएसएच सर्वर पाइथन 3 sudo और इस वाली फाइल में जाके मैंने ये इंस्ट्रक्शन सारे इंस्टॉल कर रहा हूं। तो आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि अगर आपके पास 5000 सर्वर है, तो 5000 सर्वर में अगर आपको कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे बेस्ट टूल तो ये है कि सर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, हम क्यूबरनेटिस के थ्रू भी, कंटेनर के थ्रू।
प्रोविजन करवा सकते हैं, या फिर हम प्लेन आंसिबल के थ्रू भी कर सकते हैं। दो तरीके। अगर मल्टीपल आपके पास सर्वर है और एक कोई सॉफ्टवेयर प्रोविजन करना है तो कैसे करोगे? क्यूबरनेटिस से भी कर सकते हैं और आंसिबल से भी कर सकते हैं। क्यूबरनेटिस से जरूरी है कि उन सारे सर्वर का क्यूबरनेटिस से जुड़ा हुआ रहना जरूरी है। आंसिबल में हम अपनी इन्वेंटरी फाइल के अंदर सारे सर्वर को कनेक्ट करवा लेंगे और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपसे बोल दे कि भाई आपके पास 5000 सर्वर है, उन 5000 सर्वर में किसी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंजेस करके सर्विस चालू करनी है, तो फिर वो किसके थ्रू पॉसिबल नहीं है? वो क्यूबरनेटिस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, फिर आपको एंसिबल के थ्रू ही करना पड़ेगा। अब देखो ये मेरा SSH सर्विस चालू हो गया, मेरी SSH डीमन सर्विस चालू हो चुकी है। तो यहां पर सर्विस SSHD स्टेटस या फिर सर्विस स्टेटस SSHD सिस्टम CTL स्टेटस SSHD। ठीक है, सो यहां पर मेरा ये सर्विस चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने बाहर निकला, फिर हम गए किस सर्वर के अंदर, यही सारा काम मुझे किसमें करना पड़ेगा? चारों सर्वर के अंदर, तीनों सर्वर के अंदर अंदर आ गए, राइट क्लिक किया मैंने और इंटर किया। तो जितने भी सर्वर है उनमें SSH मुझे जा जाके अभी इंस्टॉल करना पड़ रहा है, मगर जब रियल सर्वर बाय करोगे SSH ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ आता है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने। तो मैं क्या कर रहा हूं, पांचों कंटेनर के अंदर जा जाके SSH इंस्टॉल और स्टार्ट कर रहा हूं। उसके SSH डीमन को SSHD मतलब SSH का डीमन को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जब नया सर्वर बाय करते हो तो SSH का डीमन बिल्ट इन उसमें स्टार्टेड रहता है, ठीक है ना। अब मैं इससे करूंगा एग्जिट, कंटेनर से बाहर निकला और सर्वर नंबर 3 के अंदर गया और राइट क्लिक किया और मैंने कोड पेस्ट किया और सारा चेंजेस हो गया। और मेरा यूजर नेम रूट है और पासवर्ड रूट 123 है। उन कंटेनर के थ्रू SSH के थ्रू कनेक्ट करने के लिए मुझे आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो वो मैंने यहां पर दे रखा है। देख लेते हैं ये मेरे सारा कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, हो गया, बाहर निकले, डॉकर चेक कर लेते हैं भाई कितने कंटेनर है मेरे पास। 3 कंटेनर है, तीनों के अंदर मैंने क्या इंस्टॉल कर दिया है? SSH इंस्टॉल कर लिया। इसका मतलब मैं अब कहीं से भी इन कंटेनर से कनेक्ट कर सकता हूं, अंदर जा सकता हूं, मगर अंदर जाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? यूजर नेम और पासवर्ड। सो देखो SSH और मुझे इन कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए यहां पर अब हम देखते हैं, ठीक है ना, फाइंड कंटेनर आईपीस। इन सारे कंटेनर्स की मुझे क्या चाहिए? आईपी एड्रेसेस निकालनी है। तो मैं डॉकर इंस्पेक्ट करके इनके कंटेनर की आईपी पता कर सकता हूं, ठीक है ना। डॉकर कंटेनर सर्वर 1, तो ये आईपी एड्रेस आ गया। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? SSH यूजर नेम @ पता है ना फॉर्मूला, SSH यूजर नेम @ आईपी एड्रेस। ये जैसे ही मैंने एंटर किया, यस किया, अब मुझसे मांग रहा है पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या है? रूट 123, क्योंकि वो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। रूट 123 इंटर, ये देखो वेलकम कर दिया उसने। समझ में आया? तो सारे कंटेनर के अंदर मैंने जाके मैंने SSH इंस्टॉल किया और मैंने अपने रूट पासवर्ड उसमें अलाउ कर दिए, ताकि मेरा जो SSH है उन मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्ट हो सके विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना। सो मैंने एग्जिट किया। तो अब आप देखो मैंने सारे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, तो देखो 172.19.02, 3 एंड 4 मेरे पास अपने सर्वर के आईपी आ चुके हैं। हालांकि ये आपके रियल सर्वर नहीं है, ये आपके क्या है? ये कंटेनर है। These are your containers, but you have to consider these containers are my real servers.
which has a real IP address. I want to connect with this server with the help of SSH. I need username, I need password, and I need IP addresses. All three things I have right now. Now I can connect with my Ansible CM tool. I can connect with these three servers and I can install any application. I can install Nginx, I can install Apache, I can configure something. एक जगह से रहते हुए मैं हजारों जगह को कंट्रोल कर सकता हूं. एक जगह से रहते हुए मैं हजारों सर्वर को कंट्रोल और कॉन्फ़िगर कर सकता हूं. समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. Ansible भी मैंने इंस्टॉल कर दिया, Ansible का वर्जन भी मैंने बना दिया. अब मैं बनाने जा रहा हूं इन्वेंटरी फाइल. सो Ansible में इन्वेंटरी बनाने जा रहा हूं. इन्वेंटरी मतलब अगर आप दुकानदार हैं तो इन्वेंटरी का मतलब समझते होंगे आइटम्स. इन्वेंटरी का मतलब होता है आइटम्स, कि आपके पास कितने सामान है. अगर Ansible में बात करें तो आपके पास कितने सर्वर हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हो. तो कितने कंटेनर है मेरे पास? 3 कंटेनर है, मतलब 3 फेक सर्वर है और रियल कंडीशन में मेरे पास रियल सर्वर होंगे. तो मुझे एक इन्वेंटरी फाइल बनानी है. सो व्हाट इज अ इन्वेंटरी फाइल इन Ansible? इन्वेंटरी फाइल is a .ini file which is used by Ansible to connect with multiple server. So इस ini फाइल के अंदर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? हर सर्वर की आईपी एड्रेस. तो Ansible को कैसे पता लगेगा कि भाई कौन से सर्वर से कनेक्ट करना है, आईपी एड्रेस क्या है? तो ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी. किस फाइल के अंदर? ini फाइल के अंदर. इस फाइल का नाम inventory.ini देना चाहिए. फाइल का नाम कुछ भी हो चलेगा, बट ये स्टैंडर्ड नेम. तो मैं क्या कर रहा हूं, एक INI, मैं एक इन्वेंटरी फाइल बनाने जा रहा हूं. विम inventory.ini और यहां पर गया और मैंने अपनी इन्वेंटरी फाइल में यहां पर बना रहा हूं. ठीक है ना? सो सर्वर 1, सर्वर 2, ठीक है ना? तो सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, ठीक है ना? तो इसमें से आपके पास जो बहुत सारे सर्वर हैं, उन सर्वर में कोई ना कोई सर्वर डाटाबेस का सर्वर हो सकता है, कोई ना कोई सर्वर आपका वेब सर्वर का हो सकता है. तो ये आप डिसाइड कर लेना कि आपके पास 5000 सर्वर हैं या जितने भी आपके पास रियल सर्वर हैं, उन रियल सर्वर में से कोई ना कोई एक सर्वर आपके पास, 1-2 सर्वर जो भी डाटाबेस वाले हैं, उसको किधर किस कैटेगरी में डालोगे? डीबी के कैटेगरी में डाल देना. और जो डाटाबेस के सर्वर नहीं है, नॉर्मल एप्लीकेशन के सर्वर है, उसको किधर डालना है अपने को, है ना? तो मेरे पास टोटल कितने सर्वर है? अभी 3 में से मैं मान के चलूंगा कि एक सर्वर मेरा डाटाबेस का और बाकी 2 मेरे एप्लीकेशन के सर्वर है. तो इन्होंने उस हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर दिया. ठीक है ना? सो यहां पर जाके मैं इस पूरे इंस्ट्रक्शंस को यहां पर लिखूंगा. ठीक है ना? तो यहां पर ये हो गया. इसको मैंने किया सेव एंड क्विट. फाइल को सेव एंड क्विट कर लिया. इन्हीं फाइल बन गई. अब मैं टेस्ट करूंगा, पिंग करूंगा. तो पिंग कमांड आपको पता है, पिंग कमांड लाइनेक्स की एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप रिमोट सर्वर के कनेक्टिविटी चेक करते हैं. हम पिंग कमांड के थ्रू कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि भाई सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है ना? तो मैं इस पिंग कमांड से मैं क्या चेक कर सकता हूं? मैं वो जो सर्वर से हैं वो मेरे Ansible उनके साथ बातचीत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, हम पिंग चेक करेंगे. तो पिंग मैंने चेक किया, Ansible all -i मतलब इन्वेंटरी फाइल का लोकेशन वो मैंने दे दिया और उसके बाद -m पिंग. ठीक है ना? तो इस INI फाइल के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस मैंने दे रखे हैं, Ansible उन सभी के साथ क्या करेगा? पिंग करेगा, कि वो कनेक्टिविटी चेक करेगा. ठीक है ना? तो Ansible all -i और इन्वेंटरी फाइल मैंने दे दी यहां पर, और -m और पिंग. ठीक है ना? सो यहां पर मैंने किया. अब देखो 1-2 सेकंड रुकना है हमें. और जितने भी वो थे बेसिकली यहां पर हमारे पास बेसिकली ये मैसेज आ रहा है. अब ये मैसेज यहां पर मैंने यहां पर इंस्ट्रक्शन लिया और यहां पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट ये तो नहीं आ रहा है, मेरा कुछ एरर आ रही है. ठीक है ना? मेरा कुछ एरर आ रही है. एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे ऐसा सक्सेस पिंग पोंग मैसेज नहीं आ रहा है. जैसे आप किसी सर्वर को पिंग करते हो तो सर्वर आपको रिप्लाई देता है, तो वो रिप्लाई क्या है? पोंग है, पिंग पोंग. तो ये पिंग पोंग क्या है? बेसिकली एक कनेक्टिविटी टेस्ट कनेक्टिविटी मैकेनिज्म है जो 2 सर्विसेज 2 सर्वर के बीच में
कनेक्टिविटी चेक करने के काम में आता है। तो मुझे कोई भी पिंग पोंग मैसेज नहीं मिल रहा है तो मैं जनरली इन्वेस्टिगेशन करवा सकता हूँ कि भाई क्या दिक्कत आ रही है और यहाँ पर हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। योर कंटेनर आर रनिंग बट योर होस्ट मशीन कैन नॉट डायरेक्टली राउट टू द डॉकर कंटेनर इंटरनल। दिस इज वेरी कॉमन इन WSL, क्योंकि हम WSL में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें जो है इसीलिए यहाँ पर इसने कुछ कॉन्फ़िगर किया है ताकि आप जो है होस्ट मशीन से टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉकर कंपोज डाउन, ये डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने, सारे कंटेनर बंद किए और मैं कुछ उन सर्वर को थोड़ा प्रॉपर कनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ नेटवर्किंग का इश्यू आ रहा है मेरा, ठीक है ना। इसमें पोर्ट मैपिंग, ये पोर्ट मैपिंग यूज हो रही है, ठीक है ना। पोर्ट मैपिंग करना पड़ेगा तो हमारा काम हो जाएगा। विम किया मैंने, विम डॉकर फाइल स्केप कॉलन %d और ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आप देखना पोर्ट मैपिंग कर रखा है हमने, ठीक है ना। सब जगह मैंने पोर्ट मैपिंग कर रखा है और ये मैंने किया और यहाँ से मैं इसको रन करूंगा, डॉकर कंपोज अप डैश डी। तो मैंने इसको सॉरी कंट्रोल C, अगेन मेरा क्या आ गया, रॉकी आ गया उसके अंदर, विम डॉकर, लास्ट वाला मुझे क्या नहीं चाहिए, रॉकी नहीं चाहिए। इंसर्ट पे गए और मुझे चाहिए क्या, ubuntu :22.04 escape WQ इंटर, और मैंने अब किया तो मेरे ये सारे कंटेनर चल रहे हैं और चेक कर लेते हैं। डॉकर कंटेनर PS-A, तो मेरे सारे कंटेनर चल रहे हैं। मैं फिर से एक बार डॉकर कंपोज डाउन, ठीक है ना, प्रॉपर हम उसको चलाएंगे और एक कंटेनर हमारा नहीं चला, अब देखो रॉकी के अंदर इंस्ट्रक्शन चेंज हो गए। रॉकी किस पैकेज मैनेजर को यूज कर रहा है, DNF को, डेंडिफाइड टूल DNF, तो पता है APT किधर काम करता है, उबंटू के अंदर, DNF किधर काम करता है, रॉकी के अंदर, और सेंटोस के अंदर, रेड हैट के अंदर यम पैकेज मैनेजर काम करता है। तो सिर्फ इमेज के नाम चेंज करने से आप सारे इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएंगे, समझ में आ रही है बात। तो ये इसीलिए वो कंटेनर एग्जिट मार गया था, समझ में आ रहा है ना। तो अपने को बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का कीड़ा बनना पड़ेगा, आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना पड़ेगा, भाई क्या दिक्कत होगी। सिर्फ उबंटू रॉकी से उबंटू करने से नीचे के इंस्ट्रक्शन सब उबंटू के हिसाब से चलेंगे, फिर समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पर मैंने विम किया और मैं डॉकर कंपोज यामल और यहाँ पर इस सारा इंस्ट्रक्शन को मैंने कॉपी किया और मैं इनको डी करूँ, डी 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 ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई सारे ही मैं उबंटू यूज करना चाहता हूँ, तो उबंटू के इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं, ठीक है ना। सारे ही उबंटू ही लेना चाहता हूँ, तो मैंने उबंटू की तीनों इमेजेस उबंटू की रेडी करवा ली। सो मैं यहाँ उबंटू की इमेजेस में यहाँ पर लेता हूँ विम डॉकर फाइल और ये सारा मैं रिमूव किया, %d से पेस्ट किया और मैंने किया, ठीक है। और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, डॉकर कंपोज अप डैश डी, मेरे सारे कंटेनर हुए, डॉकर PS-A और तीनों अप हैं, ठीक है ना, तीनों अप है। अब मुझे क्या करना है, तीनों अप होने के बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं
उनको एक्सेस करूंगा अपने पोर्ट नंबर से, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोर्ट मैपिंग करवा रखी है कि अगर इस पोर्ट पे एक्सेस करूंगा तो वो अंदर एसएसएच में एंटर कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं एसएसएच करके यहाँ पोर्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्ट नंबर हमने स्पेसिफाई किया 2223, और यहाँ से हम देखते हैं inventory.ini फाइल मैंने बनाई, vim inventory.ini %d, और यहाँ से मैंने इन्वेंट्री फाइल बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ और पोर्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, 127 से और पोर्ट 221 से, क्योंकि पोर्ट मैपिंग है, कंटेनर है। और रियल सिनेरियो में तो डायरेक्टली सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आएगा। ठीक है ना, और चैनल कौन सा होगा, प्रोटोकॉल कौन सा होगा कनेक्ट करने के लिए, एसएसएच होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने अपनी इन्वेंट्री फाइल बनाई, और आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये होस्ट की चेकिंग, ये एक आंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बना लेते हैं, विम आंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और इसके कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर दे दिए, होस्ट चेकिंग फॉल्स, और यहाँ से हम पिंग करेंगे आंसिबल ऑल। अब यहाँ पर मैं डैश आई क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर वो मेंशन कर दिया है, तो आपकी ये जो फाइनल कमांड है ये और छोटी हो गई। अब यहाँ पर आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो डैश एम या आंसिबल डैश डैश हेल्प किया आपने, तो इस एम का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये एम क्या है। ठीक है ना, तो इस एम का मतलब है मॉड्यूल नेम। तो आपको कौन सा मॉड्यूल यूज करना है, आपको पिंग मॉड्यूल यूज करना है, एंसिबल का पिंग मॉड्यूल यूज करना है। यहाँ पर मैंने एंसिबल ऑल डैश एम और पिंग मॉड्यूल यूज किया मैंने। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास इश्यू आ रहा है। बेसिकली हमें ये वाला मैसेज चाहिए, एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये अभी भी पिंग नहीं कर पा रहा है। आंसिबल इज इग्नोरिंग, ये फाइल को इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ से हम अपनी इन्वेंट्री फाइल मैनुअली बता देंगे, तो आंसिबल ऑल डैश आई इन्वेंट्री डैश एम, ये हो गया। ठीक है, तो मैं सर्वर 1 के साथ भी सक्सेसफुली कनेक्ट कर पा रहा हूँ, पिंग पॉन्ग। ठीक है ना, सर्वर 2 के साथ भी आंसिबल मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कनेक्ट कर पा रहा है। आंसिबल को कैसे पता चलेगा कि कितने सर्वर से कनेक्ट करना है, इन्वेंट्री फाइल के थ्रू। इन्वेंट्री फाइल में दो चीजें डिफाइन करनी है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। ठीक है ना, तो ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से मैं इनको कनेक्टिविटी चेक कर पा रहा हूं। अब यहां पर ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे मान लो कोई सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पर ये सारा होने के बाद अब फाइनली ये तो हमने पिंग चेक कर लिया, और उसके बाद हम अपनी क्या बनाने जा रहे हैं, एक फर्स्ट प्लेबुक। तो आंसिबल में इन्वेंटरी क्या होता है, आंसिबल में प्लेबुक क्या होता है, दोनों का अलग मतलब है। तो आंसिबल में इन्वेंटरी बेसिकली एक फाइल है जिसके अंदर हमें जितने भी सर्वर के साथ कनेक्ट करना है आंसिबल को, ऑटोमेशन टूल को, उनके आईपी एड्रेसेस और पोर्ट नंबर डिफाइन करना। प्लेबुक क्या है, प्लेबुक आपकी एक यामल फाइल है जिसके अंदर हमें यह बताना है कि जितने भी सर्वर कनेक्टेड है उसमें आपको क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्या कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है ना, तो दो चीजें हो गई, एक इन्वेंटरी फाइल
किन किन से कनेक्ट करना है, किस पोर्ट से कनेक्ट करना है, और प्लेबुक फाइल दैट इज अ YAML फाइल, वो जो कनेक्टेड सर्वर है उनमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, कौन सी फाइल कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है ना। किन सर्वर से कनेक्ट करना है, इन्वेंटरी, और कनेक्ट होने के बाद करना क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्या कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज प्लेबुक, ठीक है ना। सो व्हाट इज प्लेबुक? प्लेबुक इज अ YAML, Ansible YAML file where we will define some instructions that which software or which configuration needs to be applied. So ये जो मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ ये किसी बुक में या कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी समझ है कि भाई मैं इसको ये समझ गया हूँ। हमेशा जीवन में समझा करो कि कोई भी टॉपिक भाई क्या है, वो कर क्या रहा है, एंड टू एंड समझ लो। आसान भाषा में, हिंदी में भी अगर आप इंटरव्यूअर को समझा दोगे तो यू विल बी डन, ठीक है। सो मैं अपना बेसिकली एक YAML फाइल बनानी है मुझे, .yml और YAML, और उस YAML फाइल का नाम कुछ भी रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं यहाँ पर vim nginx.yaml या फिर YML, दोनों ही एक्सटेंशन चलेंगे। अब मैं यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे देता हूं। अब यहाँ पर मैंने दे रखा है होस्ट, कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस ग्रुप को असाइन होगा, वेब ग्रुप को। और वहां पर इन्वेंटरी के अंदर दो ग्रुप थे, होस्ट वेब और डीबी, कि कौन कौन से सर्वर वेब ग्रुप को जाएंगे, कौन कौन से सर्वर डाटाबेस ग्रुप को जाएंगे। तो आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो किस ग्रुप में इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोल दिया, वेब ग्रुप को। तो वेब के अंदर कितने थे, 2, और डीबी ग्रुप के अंदर 1, टोटल सर्वर 3। 3 में से 2 तो मैंने किस ग्रुप में डाल रखे हैं, वेब ग्रुप में, और एक सर्वर मैंने डाल रखा है किस ग्रुप में, डीबी ग्रुप में। तो अब आपको जो nginx इंस्टॉल करना है वो किस ग्रुप में इंस्टॉल होना चाहिए, वेब ग्रुप में। तो वेब ग्रुप में अभी कितने सर्वर है मेरे पास, 2, मगर प्रोडक्शन में वो हो सकते हैं 5000। तो वो उन 5000 पर वो आपका nginx इंस्टॉल कर देगा। तो बेसिकली ये YAML फाइल हमारा है, ये मैंने दिया। और यहां पर इसके अंदर मुझे टास्क असाइन करना पड़ेगा कि भाई क्या करना, क्या है, उस टास्क का नाम है, और एपीटी कमांड यहां दे दी मैंने, और यहां पर मैंने स्टेट दे दिया, अपडेट कैशे दे दिया, और ये सारा बेसिकली मेरा इंस्ट्रक्शंस है। तो ये मैंने पेस्ट किया, escape colon w की इंटर हो गया, ls dash l किया। अब आप देखो मेरे पास मेरी nginx YAML रेडी है। अब इस nginx YAML को ansible dash playbook, सो दूसरी कमांड है ansible dash playbook नाम की मेरे पास एक कमांड होगी। इसको मैं अगर इंटर करूं तो ये देखो ansible dash playbook नाम की कमांड हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। ansible dash playbook नाम की कमांड हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, और हमें क्या करना है, ansible dash playbook dash I। तो यहां पर मुझे बताना है कि मुझे इन्वेंटरी फाइल बतानी पड़ेगी, और मुझे अपनी YAML फाइल स्पेसिफाई करनी है। सो nginx.yaml। तो Ansible प्लेबुक वाली कमांड को मैं क्या बोल रहा हूं, इस इनी फाइल को पढ़ो, इसके अंदर जितने भी सर्वर डिफाइंड है, इसमें 2 ग्रुप डिफाइंड है, वेब और डीबी, और nginx YAML को पढ़ो, उसके अंदर किस ग्रुप के कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, दोनों के हिसाब से डिसीजन लेके इंस्टॉल कर दो। तो ये मैंने जैसे इंस्टॉल किया, ये देखो ये आपका टास्क ओके। तो सर्वर 1 में भी nginx इंस्टॉल हो गया है, सर्वर 2 में भी nginx इंस्टॉल हो गया है, और मेरा ये टास्क जनरेट हो गया, टास्क मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तो अब जाके आपको ये देखो ये सारा हो गया। अब बात है कंफर्म करें, कंफर्म करेंगे तो मैं जाऊंगा किसके अंदर, सर्वर के अंदर, डॉकर ps -a, इसके अंदर घुसे, डॉकर exec IT सर्वर 1 के अंदर गया, किससे, बेस से, और यहां से मैं चेक करूंगा nginx। सो ps-aux grab nginx, ये देखो nginx सर्विस चल रही है। तो सर्विस को चेक करने के लिए 3 तरीके हैं, सिस्टम कंट्रोल, सर्विस और पीएस।
प्रोसेस स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि सर्विस चलेगी तो प्रोसेस चलेगी, तो मैं प्रोसेस से भी चेक कर पा रहा हूं। अब मैं सिस्टम कंट्रोल से चेक कर लेता हूं, सिस्टम CTL स्टेटस एंजिनिक्स, तो ये एंजिनिक्स से बता नहीं रहा है, तो मैं इससे करूंगा, किससे चेक करूंगा, स्टेटस, सिस्टम कंट्रोल की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा, सर्विस। तो उसने एंजिनिक्स इंस्टॉल कर दिया, मगर उसने क्या नहीं किया, चालू नहीं किया। तो एंसिबल से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकते हो, उन सर्विसेज को चालू कर सकते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंजेस कर सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो अब आप जीपीटी को बोल सकते हो कि भाई ये है, इट इज नॉट रनिंग, माई एंजिनिक्स इज नॉट रनिंग, सो हाउ कैन आई इंप्रूव इट। मैंने बोला कि माई एंजिनिक्स इज नॉट रनिंग, ठीक है ना, माई एंजिनिक्स इज नॉट रनिंग। तो जीपीटी को मैंने बोल दिया भाई मेरा एंजिनिक्स चल नहीं रहा है, तो यहां पर ये आपको, ठीक है ना, एंजिनिक्स आपका चल नहीं रहा है। तो मैंने इस सर्वर से एग्जिट किया, वापस मैं किस सर्वर में गया, दूसरे सर्वर में गया, सर्विस एंजिनिक्स स्टेटस, सर्विस एंजिनिक्स, सर्विस एंजिनिक्स की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एंजिनिक्स। तो देखो क्या आ रहा है, एंजिनिक्स नॉट रनिंग, ठीक है ना। तो तो हमें बेसिकली, हमें जो यामल फाइल है कैट प्लेबुक, प्लेबुक जो है मेरी, मैंने इससे गया कैट प्लेबुक या एंजिनिक्स डॉट यामल, सो ये एंजिनिक्स डॉट यामल यहां पर दिया और स्टार्ट एंजिनिक्स एज सुन एज इंस्टॉल। तो मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई इसी यामल फाइल के अंदर एंजिनिक्स तुमने इंस्टॉल तो कर दिया, मगर इसके साथ साथ में अपने को क्या करना है, स्टार्ट भी करना है। तो ये देखो उसने एक और टास्क ले लिया, एंजिनिक्स को इंस्टॉल करने वाला टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 पे उसने क्या ले लिया, ये ले लिया। तो मैं इस पूरे इंस्ट्रक्शन को मैंने लिया, मैंने विम किया, मैं एंजिनिक्स डॉट यामल पूरे को मैं डिलीट किया, नया इंस्ट्रक्शन मैंने पेस्ट किया। अब मेरे कितने टास्क बन गए, 2 टास्क बन गए, पहले कितने थे, एक ही थे। मैं एंजिनिक्स को इंस्टॉल कर रहा था मगर स्टार्ट नहीं कर रहा था, अब मैं इंस्टॉल भी कर रहा हूं और स्टार्ट भी कर रहा हूं। तो ये मैंने फाइल सेव किया। अब मैं इसको एंसिबल डैश प्लेबुक डैश आई इन्वेंटरी फाइल डिफाइन किया मैंने, और एंजिनिक्स फाइल मैंने डिफाइन किया। अब आप देखना ये उन दोनों फाइलों को पढ़ रहा है, एंजिनिक्स को इंस्टॉल कर रहा है, अगर इंस्टॉल्ड है तो उसको छेड़ नहीं रहा है, फिर दूसरा टास्क असाइन कर देगा और थोड़ा वेट करेंगे। हो गया। अब ये देखो इसने बोल दिया कि भाई चेंज 1, मतलब अफेक्ट हुआ है। अब मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा, डॉकर एग्जैक्ट कंटेनर मतलब रियल सर्वर के अंदर जाके चेक करूंगा, डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट डैश IT सर्वर 1 और बैश और सर्विस स्टेटस एंजिनिक्स, सर्विस एंजिनिक्स स्टेटस, सर्विस एंजिनिक्स स्टेटस, ठीक है। सर्वर 1 में परफेक्ट है, सर्विस एंजिनिक्स स्टेटस एग्जिट किया मैंने, और सर्वर नंबर 2 और यहां पर मैंने किया सर्विस एंजिनिक्स स्टेटस रनिंग, ठीक है, एग्जिट मारा मैंने। और सर्वर नंबर 3 पे जाऊं, तो सर्वर नंबर 3 पर अगर मैं एंजिनिक्स देखूं तो बताओ क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपाचे किस ग्रुप में इंस्टॉल किया, वेब ग्रुप में, और वेब ग्रुप में 2 ही सर्वर थे, टोटल मेरे पास 3 सर्वर थे, 3 में से 2 तो मैंने डाले किस ग्रुप में, वेब ग्रुप में, और एक मैंने डाला डीबी ग्रुप में। और मैंने प्लेबुक जो बनाई उस प्लेबुक में मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा था, ये मेरा जो प्लेबुक है कैट एंजिनिक्स डॉट यामल, इससे मैं बाहर निकलू, कैट एंजिनिक्स डॉट यामल, इसके अंदर मैंने होस्ट डिफाइन कर रखा था कि भाई ये जो टास्क है ये आपको टास्क किधर असाइन करने हैं, किधर अप्लाई करने हैं, वेब ग्रुप को अप्लाई करने हैं। तो वेब ग्रुप में 2 थे, तो सर्वर 1 सर्वर 2, तो उस पर वो आ गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे लिए एंसिबल ये हो गया, ठीक है।